तो हम लोग देख रहे थे सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, ये है तीसरा वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट एट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है जब ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 16 न्यूटन पर कूलम। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है KQ/R², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², है ना। तो हम लोग निकाल लेंगे E1/E2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर, और हम लोग को फाइंड करना है R2। ठीक है, E1/E2 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा 9 और E2 हो जाएगा 16। तो यहाँ मिला हम लोग को 9/16। उसके बाद R2 जो कि निकालना है इसका स्क्वायर। उसके बाद R1 कितना है, R1 है 4 मीटर। 4 मीटर का स्क्वायर करेंगे बराबर हो जाएगा 16, ये कटा तो R2 इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। हम लोग को देख के सीधे निकाल देना चाहिए था जब पता है कि R² का रिलेशन है। ठीक है, और उसके बाद 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे अगर 16 हुई है तो आंसर 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट P है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू। हम लोग जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है वो तो होती है E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R³ है ना, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो 1/R² के होता है। ठीक है, डिस्टेंस x गिवन है तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम फॉर 1 मिनट। द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर विल बी। ठीक है, कितनी हीट कंडक्टर में प्रोड्यूस होगी अगर किसी R रेजिस्टेंस के कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही होती है। तो हम लोग जानते हैं हीट जो प्रोड्यूस होती है वो होती है I² RT। ठीक है, तो T भी हम लोग को पता, I भी पता। I कितना है 0.8, R कितना है 40, T कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा I² ना, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं 8 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 64 अपॉन नीचे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये 40 ये 60 ये कैंसिल। उसके बाद ये 60 इंटू 4 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है, 24 के आखिरी में 4 और इधर 64 के आखिरी में 4 और 4 4 जब करेंगे तो 16 आएगा, 6 आएगा ना। तो आखिरी में लास्ट डिजिट जो है वो आ रही है 6 यहाँ पे नहीं, 6 यहाँ पे नहीं, 6 यहाँ पे नहीं, 6 यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नीट और जेईई में जब बैठेंगे तो आपको यूनिट डिजिट मेथड लगाना है आंसर फाइंड करने के लिए, पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यूनिट डिजिट मेथड भी बताता रहूँगा अपने वीडियो में। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये था यहाँ पे 64, यहाँ पे था 6, ये था 6, ये था 4, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 24 आया। ठीक है, जब इनको फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली स्टार्टिंग में तो 4 इंटू 4 करना है, और 4 इंटू 4 होता है 16, 16 का 6, यानी कि लास्ट में 6 आना ही आना है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R व्हेन अ करंट I इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज ड्रॉप टू V, जिसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब सेल से I करंट निकलने लगती है तो जो भी सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल, वी हैव टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो पता है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि आखिरी में जो यूनिट मिलेगी वो ओम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V/R, तो R ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर ये नहीं आंसर हो सकता क्योंकि यहाँ पे R का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये वोल्ट यानी कि यहाँ पे यूनिट बन रही है ओम, ये आंसर हो सकता है। उसके बाद ये वोल्ट यहाँ पे यूनिट बन रही है ओम, ये आंसर हो सकता है। आंसर इन दोनों में से कोई होगा, आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक, अब जान रहे हैं कि ये अपॉन में ई नहीं, ई तो EMF ऑफ सेल है जो कि एक बार यूज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद जब करंट निकली तो V बन गया पोटेंशियल, तो V/V ये आंसर ज़्यादा फिट बैठ रहा है, ये हो जाएगा। वरना अगर आपको निकालना है तो आप जानते हैं E इक्वल टू होता है V+IR। ठीक है, यहाँ से आप I इक्वल टू I की वैल्यू रख दीजिए V/R, उससे आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा E-V/V इंटू R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, दे अच्छा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब चल रही होगी, सपोज करिए जैसे ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रही है,
सपोज करिए ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रही है, ये बीम ऑफ प्रोटॉन चल रही है, ठीक। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही होगी तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में जो क्या कहते हैं करंट फ्लो होती है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। और बीम ऑफ प्रोटॉन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रही होगी। अच्छा, इसमें बोला है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि डायरेक्शन बीम की सेम है। अब ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई तो करंट की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। तो यानी कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, तो इस जगह पे अगर हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो ऊपर की साइड आएगी। और जब इस वायर की वजह से, मतलब इस करंट की वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे आएगी, वो भी ऊपर की साइड आएगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम मतलब ये भी अगर एन पोल तो ये भी एन पोल, तो एन पोल सेम सेम जो पोल होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपेल ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज स्टेडी करंट आई। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, यानी कि करंट डेंसिटी सेम है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 एंड B2 एट डिस्टेंस 2A इज। देखिए ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी तार में अंदर A/2 डिस्टेंस पे या उसी तार में बाहर 2A डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है अगर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है तो, ठीक। वरना अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर ये वायर था, जैसे ये वायर था, इसके पूरे ये पूरे एक सॉलिड वायर है, ठीक है, ये इस तरह से सॉलिड वायर है। इसके अंदर यहाँ पे A/2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी B इजकल टू म्यू नॉट J/R/2, ठीक है। R कितना है A/2, तो हो जाएगी म्यू नॉट, J कितना है I/पाई A² और R कितना है A/2, ठीक। और ये जो पाई A² क्या है, एरिया है, एरिया का मतलब करंट डेंसिटी J बराबर होता है I/A ना, तो A को हमने लिख दिया है पाई R², ठीक है, पाई R²। R कितना है A, तो हमने लिख दिया A², ठीक है, ये मिल गई B1। B2 क्या है, 2A पे मैग्नेटिक फील्ड तार से बाहर 2A डिस्टेंस पर, ठीक है, तो सिंपली स्ट्रेट वायर की तरह लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं करंट कटिंग स्ट्रेट कंडक्टर अगर होता है इसमें आई करंट फ्लो हो रही होती है, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हो जाती है म्यू0/2 पाई I/R, है ना। तो यहाँ 2A डिस्टेंस पे अगर निकालेंगे तो हो जाएगी B2 इजकल टू म्यू0/2 पाई I/2A ना, तो 2A यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 4πA, ठीक है। ये B2 है, ये B1 है, B1/B2 करके देख लीजिए, आंसर आपको 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, E and B आर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेस्पेक्टिवली। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज अलोंग। कई बार बताया हूँ आपको, बता बता के थक गया हूँ कि ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है E×B, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आएगा इससे। E×B आपने देखा होगा E×H के फॉर्म में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो टर्म होता है जैसे E×H अपॉन म्यू, ये जो अपॉन में म्यू है ना, इस तरह से देखा होगा, मतलब इस तरह से लिखा होगा E×B अपॉन में म्यू। B इजकल टू होता है म्यू0H होता है ना, तो जब यहाँ पे म्यू0H कर देंगे तो E×म्यू0H अपॉन में म्यू, तो ये म्यू म्यू कैंसिल हो गया, मिला E×H, इस तरह से होता है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे म्यू भी होना चाहिए था। फिलहाल हमें डायरेक्शन की इन्होंने बात करी क्वेश्चन में, सिंपली डायरेक्शन तो हो जाएगी E×B। अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप है, जैसे ई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप है, क्रॉस बी की डायरेक्शन है जे कैप, तो ई आई क्रॉस जे जब हम लोग करेंगे तो मिलेगा के कैप, ठीक है। तो मैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द ईएम वेव हो गया वो हो गया के डायरेक्शन में। और जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे तो जैसे ई इजकल टू आई डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन हो रहा है ना ई का, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स, ठीक है। E x इजकल टू E0 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर साइन, फिर यहाँ पे के, उसके जिस डायरेक्शन में ये ईएम वेव फ्लो हो रही है, ईएम वेव के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, तो के को बोलते हैं Z-ωt। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की लिखनी है तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की भी लिख देंगे, जो कि हो जाएगी बी, मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में तो वाई, फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड B0, फिर साइन, फिर के, फिर Z-ωt। इस तरह से हम लोग ईएम वेव के कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं।
अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि अर्रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपागेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस। ठीक है, तो आपको कई बार पता है कि बताया हूँ कि एनर्जी, स्पीड, वेवलेंथ सब चेंज हो जाती है, केवल फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हमेशा सेम रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू द मीडियम, एयर से मीडियम में गई है, इट स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम आर 1.5 इंटू 10 की पावर 8 एंड वेवलेंथ इज 230 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली। ये जो स्पीड और वेवलेंथ है ये मीडियम में हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने पूछ रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर विल बी, देखिए एयर में स्पीड ज़्यादा ही होगी लाइट की, और जो कि मीडियम में घट गई 1.5 हो गई, मतलब 3 थी, 3 से आधी हो गई, तो वेवलेंथ भी उसमें उनकी जो वेवलेंथ है वो भी तो घटी होगी, 230 है, यानी कि पहले कुछ और होगी अब घट गई। अगर स्पीड आधी हुई है तो वेवलेंथ भी आधी हुई होगी, तो आंसर 230 का दुगुना कितना है, 460 हो जाएगा। ठीक है, 460 थी मीडियम में लेकिन एयर में, लेकिन जब वो मीडियम में लाइट आई तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो आधी हो गई, 230 हो गई। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आपको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करिए, v1/v2 इजगल टू λ1/λ2 इजगल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर निकालना होगा तो μ2/μ1 कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया रिलेशन, हम लोग जानते हैं v इजगल टू होता है f लैम्डा। ठीक है, स्पीड अगर चेंज हो रही मीडियम में, अगर v से v1 हो रही होगी तो वेवलेंथ λ1 हो गया होगा, f तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी तरह से आ गया होगा v2/λ2, इस तरह से रिलेशन आया होगा। ठीक है, तो आप ये रिलेशन याद रखेंगे तो आपके कम से कम एक न्यूमेरिकल तो एग्जाम में फंस ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी काफ़ी सिंपल है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट एग्जिट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इज रेडिएटेड बाय विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट में आपने कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, देखेंगे सोडियम का डिब्बा, सोडियम जो मेटल होती है वो हमेशा प्लास्टिक के डिब्बे में या कलरफुल बोतल में रखी जाती है, जिससे उसमें लाइट ना एंटर कर पाए सही से। ठीक है, क्योंकि लाइट पड़ते ही ये इससे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे, अगर इसमें लाइट पड़ेगी तो आप देखते नहीं हल्का सा क्या कहते हैं, पिघलने लगती है, लिक्विड साइन लगता है, एक्चुअल में उससे वो डीके कर रही होती है, इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम, सीजियम, रुबेडियम ये विजिबल लाइट में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, कैडमियम जो होता है वो नहीं दिखाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 to n=1 and the wavelength of photon emitted is lambda. The wavelength of photon emitted when it make transition from n=5 to n=2 orbit is। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ बतानी है जब वो 5 से 2 में जा रहा होगा, जब वो 5 से 1 में जा रहा है तो वेवलेंथ लैम्डा पता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/λ इजगल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/λ इजगल टू हो जाएगा r 1/n1 मतलब 1/1 माइनस 1/n2, 5 ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 24r/25, ये मिला 1/λ बराबर। ठीक, अब जब वेवलेंथ निकालनी लैम्डा डैश जब 5 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा होगा तो इसको बोल देते हैं 1/λ डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा r 1/2 का तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/λ डैश इजगल टू 21r/100। ये हो जाएगी इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा लैम्डा डैश बाई लैम्डा इजगल टू 24r/25 इंटू 100/21r, ये r कैंसिल, ये हो जाएगा 25 और 100 कट जाएगा 4 बार में, और ये 7 की टेबल पड़ी, 3 की टेबल पड़ी 7 बार, 3 की टेबल पड़ी 8 बार, 8 4 जा 32, 32/7। ठीक है, 32/7 और ये लैम्डा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुल मिला के लैम्डा डैश इजगल टू मिला हम लोग को 32/7 और ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा लैम्डा इस तरह से, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस, दिस इम्प्लाइज दैट द हीलियम न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबरिंग। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा आंसर। हम लोगों ने जब देखा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जब बनाया था
ठीक है, एटॉमिक मास नंबर के साथ। तो देख रहे थे इस तरह से पीक मिल रही थी ना, तो यहाँ पे हीलियम जो आ रहा था ना, तो ये इसका मतलब होता है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत अधिक है, इसका मतलब ये बहुत अधिक स्टेबल है, मतलब मोर स्टेबल न्यूक्लियस है। तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज 4 इंटू 10⁻20। If the number density of intrinsic charge carrier is 1.2 into 10 की पावर 5, then find the number of density of electron in it। ठीक है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Ne, ठीक है, और नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल होता है NH, और Ne इंटू NH को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का स्क्वायर। ठीक, तो Ne फाइंड करना है, ये हो जाएगा Ni स्क्वायर बाई NH। ठीक है, Ni कितना है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, वो है 1.2 इंटू 10 की पावर 15। NH कितना है, NH है 4 इंटू 10 की पावर 20 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, ये Ni का स्क्वायर होता है ना। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3.6 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 ऊपर जब जाएगा तो इसे 30 से माइनस होगा तो मिला 10, और ये 1.2 है, एक पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो 10 की पावर 9 हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये आंसर मिलेगा। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पीस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड, दोनों को गर्म किया गया T टेम्परेचर के लिए। द कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉपर है मेटल, तो उसको जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक, और जो सिलिकॉन है वो है सेमीकंडक्टर, जब उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का घटेगा, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, सिलिकॉन की इंक्रीज करेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर से बता दें आपको, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा होगा निगेटिव, और कॉपर जैसे मेटल है तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, तो कई बार बताया है जो पीएन जंक्शन बनता है वो ड्यू टू बनता है डिफ्यूजन ऑफ होल करंट एंड डिफ्यूजन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो हम लोग मतलब इसको बोल सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब जब जंक्शन बनता है तो पी जंक्शन से एन जंक्शन से चार्ज इधर से उधर जब डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं तो फ्लो होती है डिफ्यूज़न करंट, जिसकी डायरेक्शन होती है ऐसे, और इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जिस वजह से एक ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाती है और एक न्यूट्रल रीजन बन जाता है जिसे बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इसमें अब देखते हैं एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। ठीक है, हाँ, मैग्नेटिज्म एग्जिबिट होता है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो असर्शन सही है। रीजन में लिखा है डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भी सही है, लेकिन हाँ ये दोनों ए एंड आर सही तो हैं लेकिन एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है वर्क डन इन मूविंग चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। हाँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेंट्रल लॉ फॉलो करती है, मतलब कंजर्वेटिव होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लोग कंजर्वेटिव लॉ दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेटिव लॉ दिखाएंगे वो उनके थ्रू वर्क डन हमेशा जीरो होगा। और इसके जो रीजन में लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कह रहे हैं इन YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंज आर इक्वल विथ। हाँ, इक्वल विथ की बनती हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनकी फ्रिंज विथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो इसके रीजन में जो लिखा है कि द फ्रिंज विथ डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन डी एंड स्लिट सेपरेशन डी। हाँ, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वही सेम बात उन्होंने रीजन में भी लिखी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसमें ये दूसरा सेट देखते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरे सेट में ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये देखो कई बार बताया है E/B इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन विच मीडियम इट इज़ फ्लोइंग।
तो ये हो जाएगा V, ठीक है। तो ये अगर एयर में फ्लो हो रही है तो V बराबर हो जाएगा C, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है स्पेसिफाई द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेवलेंथ ऑफ लाइन इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच गिव राइज टू द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ। देखिए इसमें क्या है कि 4 लेवल हैं, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1, ठीक है। 1 2 3 4। उसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जा रहा है, एक ट्रांजिशन ये हो गया, ठीक। फिर 3 से 2 में जा रहा है ना, तो 3 से 2 में एक ट्रांजिशन ये हो गया। फिर जा रहा है 4 से 1 में, तो एक हो गया 4 से 1 में। उसके बाद जा रहा है 4 से 2 में, तो एक हो गया 4 से 2, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हम लोग को बताना है कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो हम जानते हैं अगर एनर्जी हाईएस्ट होगी तो वेवलेंथ लोवेस्ट होगी, ठीक है। और अगर एनर्जी लोवेस्ट होगी तो वेवलेंथ हाईएस्ट होगी। तो हम लोग को ढूंढना है कि लोवेस्ट एनर्जी किस में है। देखिए जब ये 4 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो एनर्जी देखिए तो कुछ है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो है 4 से 1 में। अब यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है तो यहाँ की वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। और सबसे कम एनर्जी हम लोग को दिख रहा है 3 से 2 के जब ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो इसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 2, यानी कि ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये अगर वेवलेंथ आपको निकालने को आ जाए तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकालना है। कई बार आपको बताया है, ठीक है। तो जो नेचुरल फार्मूला आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में लिखा है, इतने सारे टीचरों ने यूट्यूब पे बताया, उस फार्मूला आपको पता होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू आर, ये होता है फार्मूला। लेकिन आप इस फार्मूले से मत निकालिए। आपको पता है कि जो n बराबर 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, इसकी एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये आप देखिए। उसके बाद n बराबर 2 के लिए कितना हो जाएगा 3.4, n बराबर 3 के लिए कितना हो जाएगा, n बराबर 3 के लिए हो जाएगा 1.51, n बराबर 4 के लिए हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 5 के लिए हो जाता है, n बराबर 5 के लिए 0.54। अगर इतना आपको याद है तो जैसे 3 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो एनर्जी ऑफ 3, ठीक है, 3 का एनर्जी ऑफ 3 हो गया 1.51 माइनस, ये सारी एनर्जी माइनस की होती है, ठीक है, ठीक है। ये माइनस का 1.51 माइनस n बराबर 1 में गया ना, तो 1 की एनर्जी हो जाएगी माइनस, और ये माइनस का 13.6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको जब ये सॉल्व करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा लगभग आएगा कितना, लगभग ये आ जाएगा 11, ठीक है। 11 के आसपास, लगभग 12 के आसपास आ जाएगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई एनर्जी कितनी आई 12, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी वेवलेंथ। तो इस टेक्निक से करेंगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल और फास्टली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अरे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपेगेटिंग इन एयर से मीडियम में जा रही कौन सी क्वांटिटी नहीं चेंज होगी। तो आपको बार बार बताया कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन, अभी ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो डिप्लेशन रीजन बनती है वो ड्यू टू बनती है डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 न्यू क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज E/4 विल बी, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज है लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू x2/x1 का होल स्क्वायर। E1 कितना है E2 कितना है E/4, तो E/4 ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे 4, x2 निकालना है, x2 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ठीक। और x1 कितना है, x1 है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 अभी किया है। इसमें बेसिकली पूछा है दिस इम्प्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल इन बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस का कर्व है उसको देखेंगे, उसमें जो हीलियम है वो मोर स्टेबल दिखता है। बस ये पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि स्टेडी करंट 8 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकंड, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज हो जाएगा n इंटू ई अपॉन टाइम, ठीक है। इससे हम लोग निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा आई इंटू टी बाई ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई है 8 मिली एम्पियर, टी है 10, 8 इंटू 10, मिली को 10 की पावर -3 अपॉन में ई है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
8 का जब 1.6 टाइम करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। 8 का 1.6 का मतलब आधे का आधा, ठीक है। तो यहाँ पे मिला लगभग 5, तो ये हो जाएगा 19, ऊपर जाएगा प्लस का 19 और 19 में से 2 गया क्योंकि ये 0 है, यहाँ पे 2 गया तो बचा 17, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻17। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिक्वायर द हाईएस्ट एनर्जी टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, ठीक है। रटने वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंडक्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट आइडियल सोर्स, द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स टू द कंडक्टर इज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वोल्टेज वी लगा हुआ है आर रजिस्टर में तो पावर इज गल टू पी इज गल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना है 6 का हो जाएगा 36 अपॉन आर, आर में है 10 ओम, तो आंसर हो जाएगा 3.6 वॉट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि in an intrinsic semiconductor the number of density of hole 4 × 10⁻20 and intrinsic charge carrier density 1.2 × 10⁻15। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा 3.6 × 10�9। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी अभी किया था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इक्वेशन होती है सेल की E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। इससे हम लोग अच्छा आई की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू रख देंगे वी बाई आर, तो हम लोग जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस जब स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल जाएगा ऑप्शन डी ई माइनस वी बाई वी इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा फोटोन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, मतलब कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, E इज इक्वल टू 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई 663, लगभग आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से थोड़ा कम, ठीक है। इतनी इंसिडेंट हुई, ये लगभग आंसर निकाले, अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालेंगे तो स्पीड में आंसर निकलेगा, ठीक है। इसमें हमें तो करेक्ट आंसर ढूंढना होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज़ 1.5, यानी कि इतनी 1.5 एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में खर्चा हो गई, ठीक है। तो बची कितनी, लगभग 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची, तो वही इसको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वही ये एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसमें कह रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि हो जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर लगभग आ जाएगा 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम से, ठीक है, 19 जूल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आंसर आपको मिल जाएगा 6 × 10⁻20। वरना आप जनरल तरीका है उससे करिए, ये शॉर्ट ट्रिक से करना बता दिया, ठीक है। सबसे पहले आप एनर्जी निकालिए ये वाला फॉर्मूला निकाल के, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कई बार बता रखे हैं, इसलिए इसको जल्दबाजी में और थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी कर चुके हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर प्रोपागेट फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम। If its wavelength in the medium become 400 nanometer, the refractive index of the medium is। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन V1 बाई V2 इज इक्वल टू होता है λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू होता है μ2 बाई μ1। μ2 बाई μ1 को ही तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हम लोग को यही निकालना है μ2 बाई μ1, यानी कि λ1 बाई λ2। λ1 कितना है 600 नैनोमीटर, λ2 है 400 नैनोमीटर, ठीक है। 600 400 डिवाइड करेंगे 3/2 आएगा, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बताया था कि एक वायर में उससे बाहर 2a डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड और इनसाइड a/2 डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, इनसाइड ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, होता है μ0 J/r/2, ठीक। r है इनसाइड डिस्टेंस, ठीक है, J है करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं I/A, ये होता है J, ठीक। और बाहर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर होती है μ0/2 π I/r, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए।